हालांकि इस बात की संभावना कम थी, लेकिन उसके पास अभिमन्यु की तुलना में बेहतर प्रतिभा थी। अभिमन्यु अपने तलवार कौशल और तीरंदाजी को आगे बढ़ाना चाहता था। उसे शहर में रहते हुए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसकी मदद कर सके, और ऐसे लोगों की भी जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके, और ऐसे लोगों की भी थी जो उसकी आज्ञा का पालन करें। अभिमन्यु चाहता तो खुद सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो अपने अध्ययन और प्रयोग में अधिक समय बिताना चाहता था, इसलिए वो लोगों की तलाश कर रहा था। ईशानी अभी छोटी थी, लेकिन वो पहले से ही मेहनती थी और उसमें अच्छे योद्धा बनने के सारे गुण थे। अभिमन्यु के पास बिताने के लिए खाली समय था, तो अभिमन्यु ने ईशानी को लेकर योजनाएं बनानी शुरू कर दी। चलो चले। अभिमन्यु गगन के पास गया और उससे बोला। गगन ने विनम्रता से कहा, अगस्ती अपनी हवेली में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अभिमन्यु को पता था कि उसके पास किसी रहस्यमयी शक्ति की खोज के बाद अगस्ती उसकी तरफ एक कदम उठाने जा रहा था। दुकान के प्रवेश द्वार के पास एक काली गाड़ी खड़ी थी। इसमें एक सफेद पक्षी और सूरजमुखी का प्रतीक चिन्ह था। अभिमन्यु हैरान था कि खुद अगस्ती ने उसे हवेली में आमंत्रित किया था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खोजी गई रहस्यमयी शक्ति पर बहुत ध्यान दिया हो। अभिमन्यु ने गाड़ी पर सवार होकर दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी के बगल में भारी बख्तर बंद तलवार बाजों द्वारा गाड़ी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। गाड़ी धीमी गति से आगे बढ़ने लगी। वे तुरंत गली से निकल गए। जब अभिमन्यु ने खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि सड़क लोगों की भीड़ भाड़ से भरी हुई है, लेकिन थोड़ी देर बाद सड़क का कोलाहल खत्म हो गया। पीक आवर के बाद सड़क बहुत शांत हो गई थी। यह साबित हो गया था कि कैसे रास्ते में केवल कई बड़ी गाड़ियां ही यात्रा कर रही थीं। जैसे ही बादल अधिक घने होते गए, अभिमन्यु ने आकाश से गड़गड़ाहट की आवाज सुनना शुरू कर दिया। आसपास अंधेरा छाने के साथ ही गली में अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। वो थोड़ा आगे चला तो दोपहर हो रही थी। हवा का तापमान गिर गया था। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। ठंड से निपटने के लिए अभिमन्यु ने अपना कॉलर थोड़ा ऊपर किया। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभिमन्यु ने हाई नेक कॉलर वाला लग्जरी सूट पहना हुआ था, जिसमें कॉलर के किनारे पर चांदी के तार से कढ़ाई की हुई थी। अगर वो रात के खाने पर नहीं जा रहा होता तो ये कपड़े नहीं पहनता। अभिमन्यु का सफेद हाई नेक कॉलर सूट कुछ हद तक कमांडर के सूट जैसा दिखता था। ये सूट जो उसने पहना था वो आमतौर पर तलवारबाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सूट था। उस रास्ते में जंगली जानवरों की आवाजें लगातार आ रही थी और गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। अभिमन्यु ने खिड़की से बाहर देखा। उसने पहाड़ के रास्ते को ऊपर की ओर जाते हुए पाया। रास्तों के चारों ओर पहाड़, पानी के झरने बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जिस गाड़ी पर वो सवार था वो मुड़ी हुई पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी जो झरने के पास थी। हम बस पहुंच गए, कैलाश बाहर चिल्लाया। झरने के शोर ने उसकी आवाज को लगभग पूरी तरह से दबा दिया था, इसलिए उसे अपनी आवाज बढ़ानी पड़ी ताकि सभी को वो सुनाई दे जो उसने कहा। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और अपने सूट को गीला होने से बचाने के लिए पर्दा नीचे खींच लिया। मैं तो पहले से ही 19 साल का हूं। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद अभिमन्यु के साथ कई चीजें हुई थी। वो जानता था कि निर्णय लेने से पहले उसे 2 बार सोचने की जरूरत है, लेकिन फिर भी कुछ फैसले ऐसे थे जिन पर उसे पछतावा था। अभिमन्यु ने ठंडी और नम हवा में सांस ली, जिससे वो तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने अतीत के बारे में सोचना बंद कर दिया। गाड़ी जल्दी से पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गई। ऊंची मोटी दीवारों से घिरी पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा धूसर सा महल था। महल की दीवारों पर एक बड़ा सा द्वार था, जो कि महल का एकमात्र प्रवेश द्वार था। गेट पर पहुंचते ही गाड़ी और एस्कॉर्ट्स रुक गए। अभिमन्यु ने दरवाजा खोला और गाड़ी से उतर गया। अभिमन्यु ने कुछ समय से बाल नहीं कटवाए थे, इसलिए हवा के झोंके के साथ उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अभिमन्यु के साथ एक सफेद सूट पहना हुआ व्यक्ति भी था। अभिमन्यु ने सफेद सूट पहना हुआ था, जिसमें उनका ताकतवर शरीर साफ पता चल रहा था। अभिमन्यु बहुत ही आकर्षक लग रहा था। मैं उन्हें हमारे आने की सूचना देता हूं। गेट के अंदर जाने से पहले कैलाश ने अभिमन्यु को प्रणाम किया।
अभिमन्यु बाकी गार्ड्स के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। अभिमन्यु ने इधर उधर देखा और वो गाड़ी के पास खड़ा रहा। उसे झरने के विपरीत दिशा में एक पहाड़ी दिखाई दे रही थी और उसके ऊपर बना एक विशाल भव्य महल भी दिखाई दे रहा था। अभिमन्यु के सामने जो महल था उसकी तुलना में उसका आकार बहुत छोटा था। पहाड़ी सड़कों के किनारे किले की रखवाली करने वाले संतरी टावर पे पहरा दे रहे थे। दो महलों के बीच में जहां बड़ा झरना बह रहा था, वहां का नजारा शानदार लग रहा था। कितनी खूबसूरत जगह है, अभिमन्यु ने प्रशंसा की। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? अभिमन्यु ने अपना चेहरा गेट की ओर मोड़ा जब उसने एक आवाज सुनी। उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जिसने एक बड़ा सा सफेद चमड़े का कोट पहना हुआ था। उस आदमी का चेहरा पीला था और वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, लेकिन वो शांत और खुश मिजाज लग रहा था। चंद्रगिरी शहर में आपका स्वागत है। मैंने कई वर्षों से रहस्यमयी शक्तियों वाले किसी व्यक्ति को नहीं देखा। हमें नहीं पता था कि तुम हमारे शहर में आ गए हो। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे मित्र वैभव ने आपकी शक्तियों को महसूस कर लिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने अपनी नौकरानी को व्हील चेयर को अभिमन्यु की ओर धकेलने के लिए कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम आदि शंकर है। चंद्रगिरी शहर का मालिक हूं मैं, बूढ़े ने कहा। मैं अभिमन्यु हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभिमन्यु ने सर झुकाकर प्रणाम किया। रात का डिनर शुरू होने वाला है, प्लीज आओ और हमारे साथ खाना खाओ, आदि शंकर ने कहा। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और वो महल में आदि शंकर के पीछे चल पड़ा। कैलाश और अन्य सफेद बख्तरबंद तलवारबाज भी साथ साथ चल रहे थे, जबकि बाकी पहरेदार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अभिमन्यु ने गेट में प्रवेश ही किया था कि उसने पीछे से आने वाली गाड़ियों की आवाजें सुनी। पिताजी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज कोई मेहमान आएगा? युवक ने मुड़कर देखा कि एक गोरा आदमी मुस्कुराते हुए उसकी ओर चला रहा है। गोरे आदमी का चेहरा बहुत आकर्षक और कोमल था। अभिमन्यु ने सोचा कि ये एक महिला है, जब तक कि गोरा आदमी उसके करीब नहीं चला आया। उसके पीछे पहरेदारों का एक पूरा ग्रुप था। इससे पहले कि गाड़ी रुकती, युवक उससे कूद गया। युवक को देखते ही आदि शंकर के चेहरे के भाव अजीब हो गए, लेकिन ये भाव केवल क्षण भर के लिए ही रहे। मेरे बेटे, मुझे तुम्हें मास्टर अभिमन्यु के बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला। मैंने आज ही रिपोर्ट देखी और मैंने उन्हें तुरंत अपने महल में आमंत्रित करने का फैसला किया, आदि शंकर ने एक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आप मुझे आरव कह सकते हैं। चंद्रगिरी शहर में आपका स्वागत है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि जब आरव एक युवक है तो उसका चेहरा किसी स्त्री जैसा क्यों लग रहा है। गोरी त्वचा और चमकीले छोटे बाल, ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर से उसने टाइट काले रंग का लेदर सूट पहना हुआ था। जब वो मुस्कुराया तो उसके बैंगनी होठों ने अभिमन्यु का ध्यान खींचा। आरव अजीब तरह का लुक रखता था। अगर अभिमन्यु अपने मन में उसकी किसी चीज से तुलना करता तो वो चीज होती एक कांटेदार बैगनी गुलाब जो कि जहर से ढका होता है। अभिमन्यु ने आरव के पीछे दो पहरेदारों को देखा। उनमें से एक दूसरे से लंबा था। उन दोनों ने चमड़े का कवच पहना हुआ था। लंबा वाला गार्ड भी वैसे ही मुस्कुरा रहा था। उसके सफेद बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे और वो सुंदर दिख रहा था। उसके हाथ में काला खंजर था। वहां एक छोटी महिला भी थी जिसके हाथ में दो छोटे छोटे पत्थर थे। उसने अपने आप को एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उसकी आंखों और बालों का रंग भूरा था और वो बहुत आकर्षक लग रही थी। उनके पीछे 10 और पहरेदार खड़े थे जो सभी सुंदर लग रहे थे, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर आरव, अभिमन्यु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर अभिमन्यु के चंद्रगिरी शहर में होने की बात सुनकर मैंने तुरंत महल छोड़ दिया। दुख की बात है कि मेरे पिता मुझसे पहले यहां पहुंच गए, आरव ने कहा। अभिमन्यु ने आरव की मुस्कान को आकर्षक पाया। देखिए, बारिश होने वाली है, हम पहले महल में प्रवेश क्यों नहीं कर लेते? प्रभु ने मुझे बताया कि भोजन तैयार हो गया है, आरव ने बोलना जारी रखा। अरे हाँ जरूर, आदि शंकर ने जवाब दिया। आदि शंकर ने उनका नेतृत्व किया। अभिमन्यु और आरव उसके पीछे चल पड़े। उसके बाद कुछ गार्ड्स को घर जाने के लिए कह दिया गया। बाकी के गार्ड्स उन्हें महल ले जाने लगे। अभिमन्यु अभी भी आरव को अजीब तरीके से देख रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर इसके इस चेहरे का राज क्या है। वो उसकी पुष्टि करना चाहता था।
आरव की दाढ़ी भी नहीं थी और उसकी त्वचा अन्य पुरुषों की तुलना में चिकनी थी। अभिमन्यु आरव से आने वाली महिला जैसी सुगंध को भी सूंघ सकता था, जिससे उसके मन में दूसरी तरह की भावनाएं जाग रही थीं, कामुक भावनाएं। अभिमन्यु खुद को समझाता रहा कि वो एक आदमी है। फिर कुछ देर चलने के बाद अभिमन्यु को एहसास हो गया कि आरव उससे दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि वो उसके संपर्क में ना आए। जीरो, आरव के शरीर की स्थिति की जांच करो और उसके लिंग की पहचान करो। अभिमन्यु ने सोचा कि यह तरीका सही होगा आरव के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। जांच शुरू। आरव रीड। स्ट्रेंथ 2.0, फुर्ती 2.7, सहन शक्ति 2.4, दिमागी शक्ति 1.2, मन 0, जीन की सीमा चरम पर नहीं पहुंची है, स्थिति स्वस्थ, लिंग पुरुष। जीरो ने बताया। इसका मतलब ये सच में एक आदमी है और उसका गुण एक शूरवीर लेवल का है। अभिमन्यु ने हैरानी से सोचा। आरव के गुण एक मध्य लेवल वाले शूरवीर के थे, लेकिन अभिमन्यु आश्वस्त नहीं हो पा रहा था कि आरव शूरवीर लेवल का एक योद्धा है। आरव की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चिप कारगर था, लेकिन चिप ये नहीं पता लगा सकता था कि आरव का युद्ध अनुभव कैसा है और उसके शारीरिक ढांचे का राज क्या है। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु शांत हो गया और थोड़ी देर बाद चिप द्वारा दिखाए गए परिणाम सटीक हो गए। फिलहाल वो आरव से 1 या 2 मीटर की दूरी पर चल रहा था और उसने 5 मीटर के दायरे में आने वाली सभी चीजों की जांच करने का फैसला किया। काले चमड़े के कवच में 2 रक्षकों में शूरवीर लेवल की विशेषताएं थीं और उनकी फुर्ती की विशेषता अधिक थी। बाकी गार्ड्स के गुण सामान्य थे और इस बात की काफी संभावना थी कि वे शहर के गार्ड से काफी बदतर हों। अभिमन्यु को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि यहां पर उसे कई शूरवीर लेवल के योद्धा देखने मिलेंगे। हालांकि चंद्रगिरी शहर में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति यहीं पर रहता था, इसलिए इस स्थान का सुरक्षा लेवल शहर में सबसे अधिक होना ही चाहिए था। चलो ये तो समझ आ रहा है कि आरव सिर्फ सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं को पसंद करता है। शायद वो औसत दिखने वाले लोगों से नफरत भी करता हो, अभिमन्यु ने अनुमान लगाया। आदिशंकर की उच्च शक्ति विशेषता लगभग 5.0 थी, लेकिन उसकी फुर्ती विशेषता केवल 0.5 थी और साथ ही उसकी सहन शक्ति विशेषता केवल 1.0 थी। आदिशंकर को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब शायद वो ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो पूरे समय अपनी व्हील चेयर पर ही बैठा रहता था। अभिमन्यु ने मान लिया था कि आदिशंकर अपनी वर्तमान स्थिति में अपंग होने से पहले कम से कम एक शीर्ष स्तरीय शूरवीर जरूर रहा होगा। अभिमन्यु ने यह भी देखा कि कैलाश और बाकी सफेद बख्तरबंद गार्ड्स आरव के पीछे वाले गार्ड्स को देख रहे थे, जबकि उन पहरेदारों को सतर्क रहना चाहिए था। जैसे ही अभिमन्यु ने इस बारे में सोचा, उसने महसूस किया कि अभी भी कोई चीज है जो वो समझ नहीं पा रहा। जैसे ही वो लोग बगीचे से गुजरे, आदिशंकर ने अपने बगल वाले गार्ड के कान में कुछ फुसफुसाया। वे अनमक भाषा में बातें कर रहे थे। ये देख अभिमन्यु बहुत निराश हुआ। हालांकि वो उनकी आवाजें सुन सकता था, लेकिन एक शब्द भी समझ नहीं पाया। आदिशंकर की बात सुनने के बाद गार्ड ने जवाब में सिर हिलाया और ग्रुप से अलग हो गया। उसके बाद वो बागीचे की दाहिनी ओर चला गया। आखिर में अभिमन्यु ने एक ऐसे महल के द्वार को देखा जिसके पास बहने वाली तालाब को बहुत अच्छे से सजाया गया था। गेट पहले से ही खुला हुआ था और दोनों तरफ नौकरानियां और नौकर उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर अभी भी अंधेरा था, लेकिन अभिमन्यु को महल के अंदर से आने वाली तेज रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। पिताजी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? पीछे से किसी ने पूछा। अरे मेरे बेटे, आखिरकार तुम मिल ही गए, आदिशंकर ने कहा। उनका चेहरा नम्रता से भरा हुआ था। अभिमन्यु ने देखा कि आरव अपने भाई को सम्मान से देख रहा है। हालांकि अपने भाई की आवाज सुनने के बाद आरव ने उसकी ओर देखना बंद कर दिया और ना ही उसने अपने चेहरे पर कोई भाव आने दिए। एक गोरा युवक बगीचे के कोने में दिखाई दिया, जो सीधे आदिशंकर की ओर आया। क्या आदिशंकर का अभिमन्यु को अपने महल में बुलाना कोई साजिश है? क्या अभिमन्यु इन नए लोगों के बीच अपनी पहचान बना पाएगा? अभिमन्यु ने उस आदमी की ओर देखा। उसका चेहरा सख्त हो रहा था। वो मुस्कुरा रहा था।
उसकी आंखें नीली थीं और उसका शरीर संतुलित था। वो आदमी सुंदर था और वो आरव के जैसा ही दिखता था, लेकिन थोड़ा सा अलग। अभिमन्यु ने देखा कि उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। युवक के कदम भारी और स्थिर थे। अभिमन्यु को लगा जैसे वो किसी शेर को देख रहा हो जो कि अपने इलाके में टहल रहा है। ऐसा महसूस करने के बाद अभिमन्यु के एक्सप्रेशंस और गंभीर हो गए। युवक के पास से आ रही खून की गंध को सूंघने पर अभिमन्यु ने महसूस किया कि ये युवक एक ऐसा व्यक्ति था जो मारना जानता था। उसकी आंखों से निकल रहे आत्मविश्वास ने संकेत दिया कि वो कुछ भी करने में सक्षम है। ये साफ था कि ये व्यक्ति कोई दिखावा नहीं कर रहा था। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो एक बलवान शूरवीर है। पर यह है कौन, इसकी जांच तो अभिमन्यु करके रहेगा। अभिमन्यु बहुत गहरी सोच में था। तभी ये मेरा दूसरा बेटा है, सार्थक। आदि शंकर ने युवक को अभिमन्यु से मिलवाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर सार्थक। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर अभिवादन किया। सार्थक ने अभी भी अपनी हाथों में एक पेड़ की टहनी पकड़ रखी थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें रहस्यमयी शक्ति वाले अभिमन्यु के आने के बाद कोई खास दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। सार्थक ने स्वागत भाव से सिर हिलाया और अभिमन्यु की ओर देखा, लेकिन अभिवादन वाले कोई शब्द नहीं बोले। हालांकि अभिमन्यु पर नजर डालने के बाद सार्थक ने एक हल्की सी स्माइल की थी और यह देखकर अभिमन्यु यह समझ गया कि सार्थक को उसके आने से कोई खास खुशी नहीं हुई है। माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता का मेहमान एक स्ट्रांग योद्धा होगा। ये शब्द सार्थक के थे। थोड़ी देर के लिए उसने अभिमन्यु को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो रहा था। लगता है तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। सार्थक के शब्दों के मौलिक मंशा को ना समझते हुए अभिमन्यु ने जवाब दिया। सार्थक ने पेड़ की टहनी को किनारे खड़े एक कार्यकर्ता को सौंप दिया और अभिमन्यु की ओर आगे बढ़ा। उसने जानबूझकर एक पल के लिए अभिमन्यु की तलवार को देखा, जिससे अभिमन्यु को लगा कि सार्थक को पहले से ही पता था कि वो एक टॉप लेवल का शूरवीर है। जीरो, मुझे सार्थक की जानकारी दिखाओ, अभिमन्यु ने सोचा। जांच शुरू हो रही है। सार्थक रीड, ताकत 8.2, फुर्ती 6.1, सहन शक्ति 5.8, आनुवांशिक जानकारी अज्ञात। 50 मीटर की सीमा के भीतर सार्थक के हमले से बचने की आपकी संभावना 48.22% है, जीरो ने बताया। डिवाइन पावर है इसके पास। अभिमन्यु हैरान था। इसका मतलब था कि अभिमन्यु अपने मंत्रों की सहायता से भी सार्थक को नहीं हरा पाएगा। साथ ही उसके गुण सुपर हाई थे, एक शानदार शूरवीर की तरह। शायद इसलिए वो इतना आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था, अभिमन्यु ने सोचा। वो जानता था कि यहां कई मजबूत योद्धा हैं, लेकिन उसने इतने उच्च गुण वाले एक शानदार शूरवीर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। मध्य स्तर के शूरवीरों की विशेषताएं औसतन 2 से 3 के बीच मापी गई हैं और शीर्ष स्तरीय शूरवीरों में मध्य स्तर शूरवीरों की तुलना में कोई खास फर्क नहीं था। हालांकि शीर्ष स्तरीय शूरवीरों में खास तरह की लड़ने की क्षमता थी, जो उनकी विशेषताओं को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती थी। यही कारण था कि अभिमन्यु एक टॉप लेवल का शूरवीर बन गया था। हालांकि वहां मौजूद शूरवीरों की शक्तियां अलग अलग थीं। वे सभी प्रतिभाशाली थे और यह बात साफ थी कि उनकी शक्तियां काफी अधिक थीं। किसी खास शूरवीर के पास इस बात का अधिकार होता था कि वो किसी साधारण शूरवीर को युद्ध के लिए भेज सकें, क्योंकि जो शूरवीर खास होते हैं उनकी ताकत अधिक और उनकी फुर्ती भी अधिक होती है। इसके अलावा जो शूरवीर खास होते थे उनके पास शारीरिक हमलों से बचने की शक्तियां भी अधिक थीं और लड़ने की क्षमता को अत्यधिक जगाने के बाद उनकी शक्तियां अथाह होती थीं। एक खास शूरवीर पूरी सेना के खिलाफ अकेला लड़ सकता था। केवल तीरंदाज और क्रॉसबो वाले सैनिक ही उन्हें परेशानी में डाल सकते थे। औसत पैदल सेना को भव्य शूरवीर के खिलाफ कोई मौका नहीं मिला। आज सार्थक अभिमन्यु से पहली बार मिला था, लेकिन अभिमन्यु को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद सार्थक कोई साजिश कर सकता है। आरव और आदि शंकर उनकी बातों में शामिल नहीं हुए, पर दोनों को अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए सुन रहे थे। लेकिन आरव निराश था। जब आरव ने बातचीत में शामिल होने की कोशिश की तो सार्थक ने उसे मना कर दिया। रात के भोजन के बाद
सार्थक ने कोचमैन को अपनी निजी गाड़ी का उपयोग करके अभिमन्यु को वापस ले जाने के लिए कहा, लेकिन आरव ने अभिमन्यु से आग्रह किया कि वो रात में महल में ही रुक जाए। लेकिन अभिमन्यु केवल मुस्कुराया और उसने उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि सार्थक इससे परेशान नहीं था, केवल अभिमन्यु के इस फैसले के बारे में सोच रहा था और वो इस बारे में सचेत था। वापस जाते समय अभिमन्यु ने गाड़ी के साथ चल रहे गार्ड से बातचीत की। उसके साथ बातचीत से उसने सार्थक के बारे में कुछ बातें जानी। चंद्रगिरी शहर में सार्थक एकमात्र शानदार शूरवीर था और शहर के नागरिकों ने उसे गुस्सैल शेर का नाम दिया था। उसका चेहरा जवान था, लेकिन वो 30 साल का था। उसने देश के 3 बड़े युद्धों में से सभी में भाग लिया। युद्धों के दौरान सार्थक ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थीं। इसके बाद राजा ने उसे गुस्सैल शेर की उपाधि दी थी और इनाम के रूप में उसे एक बहुत बड़ा इलाका दे दिया था। उसे जो इलाका मिला वो चंद्रगिरी शहर से छोटा था, लेकिन फिर भी उसे एक बड़ा प्रदेश माना जा सकता था। सार्थक ने अभिमन्यु को अपनी निजी गाड़ी में घर भेजकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का इशारा तो किया। इशारे के कारण अभिमन्यु ये समझने की कोशिश कर रहा था कि सार्थक आखिर उससे चाहता क्या है। वो दोनों एक दूसरे को अपने लिए तब तक खतरा मानते रहे जब तक अभिमन्यु ने एक बात पर सार्थक का पक्ष नहीं ले लिया। अगर अभिमन्यु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया होता तो सार्थक उसके साथ दोस्त वाला व्यवहार नहीं करता। सार्थक ने उसे शहर के बाहर खोजे गए समृद्ध भंडार के बारे में बहुत कुछ बताया और उसने अपने इलाके का विस्तार करने की इच्छा भी उसके सामने जताई। सार्थक के पास फिलहाल जो कुछ भी था उससे वो संतुष्ट नहीं था, इसलिए सार्थक की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी थी। अगर सार्थक को कोई चीज चाहिए होती है तो वो उसे हासिल करके रहता है। वो उसे हासिल करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता है। आखिरकार अभिमन्यु ने यही बसने का फैसला किया। अब क्योंकि अभिमन्यु ने यही बसने का फैसला किया था, इसलिए उसने सोचा कि सार्थक के पक्ष में होना ही समझदारी का काम है। यार, उसके साथ दोस्ती करने में फायदा तो है, लेकिन मैं उससे क्या फायदा ले सकता हूं, ये मुझे सोचने की जरूरत है। ये सोचते हुए अभिमन्यु अपनी दुकान पर लौट आया। वो ये देखकर हैरान रह गया कि ईशानी अभी भी पिछवाड़े में एक टहनी के साथ प्रैक्टिस कर रही है। अरे बस हो गया ईशानी, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, जाओ तुम, अभिमन्यु ने उसकी ओर देखते हुए बोला। ईशानी, अपने आप को इतना मत थकाओ, ज्यादा मेहनत मत करो। अभिमन्यु ने एक सूखा तौलिया उसकी तरफ फेंक दिया। तुम्हारा दाहिना हाथ ठीक है अब? जी मास्टर, ठीक है, और मैं आपकी बात समझ गई, ईशानी ने उत्तर दिया। ईशानी, मुझे बस अभिमन्यु बुलाओ, अभिमन्यु ने उसे समझाया। क्या अभिमन्यु? ईशानी ने उत्साह से कहा और कुएं से बाल्टी में पानी भरने लगी। जाने से पहले उसने अभिमन्यु को तौलिया वापस किया और चली गई। उसके जाने के बाद अभिमन्यु ने देखा ईशानी ने पूरा घर साफ कर दिया था। समय बीतता गया। अभिमन्यु अपना ज्यादातर समय अपनी दुकान में बिताने लगा। उसने अपने ध्यान, अध्ययन, अपने तलवार कौशल को लगातार अधिक से अधिक ट्रेन किया। उसने रेत जंगल के सांप से प्राप्त गुण कौशल को सीखने का भी प्रयास किया। वो अपना खाली समय उसे तलवारबाजी सिखाने में बिता देता। असल में वो ईशानी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। रात के समय अभिमन्यु दवाई के अध्ययन में अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता रहता। वो गुप्त मंत्रों से प्राप्त होने वाली सभी सामग्रियों का उपयोग करके नई दवाई तैयार करने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु हमेशा से जानता था कि वो उतना प्रतिभाशाली नहीं है। उसे रैंक 3 का जादूगर स्टूडेंट बनने में काफी लंबा समय लगने वाला था। इसलिए उसने ड्रैगन स्केल फ्लावर और स्पार्टन ब्लू स्टोन की खोज शुरू की। स्पार्टन ब्लू स्टोन एक और दुर्लभ खनिज था जो अभिमन्यु को अपनी दिमागी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकता था, लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि अभिमन्यु जानता था कि इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि उसे इन दोनों में से कोई भी चीज मिल पाए। फिर भी उसने शहर के चारों ओर मिलने वाली सभी सूचनाओं को जमा किया। अगर वो उनमें से किसी एक को भी ढूंढ लेता है तो रैंक 3 का जादूगर स्टूडेंट बनने की राह उसके लिए आसान हो जाएगी। अभिमन्यु अगले 2 महीनों तक इसी चीज पर काम करता रहा। किसी चीज की टूटने की आवाज आती है। दरअसल अभिमन्यु कुछ प्रयोग कर रहा था जिसमें कुछ गलती हो गई और उसके प्रयोग का बीकर टूट गया। बीकर के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज बहुत जोर से आई थी।
टूटे हुए कांच के टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंकते हुए अभिमन्यु निराश दिख रहा था। कूड़ेदान का डिब्बा पहले से ही टूटे शीशों से भरा हुआ था। अभिमन्यु गुस्से से अपने हाथ में बड़बड़ा रहा था। वो डेस्क पर लगे इक्विपमेंट को घूरते हुए कुछ सोचने लगा। अभिमन्यु की मेज गोल थी, जिसका व्यास 3 मीटर का था। यह दुकान के अंदर सबसे बड़ी वस्तु थी। डेस्क पर कई अलग अलग प्रकार की दवाई तैयार करने वाले इक्विपमेंट्स थे, जिनमें से अधिकांश में लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था, जबकि बाकी रंगहीन थे। ये उपकरण उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि स्कूल में हुआ करते थे। ये इक्विपमेंट्स मेरे एक्सपेरिमेंट्स को संभाल नहीं पा रहे, अभिमन्यु ने सोचा। उसने मेज के नीचे से लकड़ी के बॉक्स में से एक और पारदर्शी बीकर निकाला। नीचे 3 बड़े टोकरे थे, जो सभी काली लकड़ी से बने हुए थे। एक में इक्विपमेंट्स थे, जबकि अन्य 2 में जड़ी बूटियां थीं। अभिमन्यु ने ताजी जड़ी बूटियों और सूखी जड़ी बूटियों को इन 2 बॉक्स में अलग अलग करके रखा हुआ था। अभिमन्यु ने टोकरे से एक गहरे लाल रंग की जड़ी बूटी ली। इसके कुछ पत्तों को अपने मुंह में डालने से पहले उसने उन्हें सूंघा। कुछ सेकंड बाद अभिमन्यु ने बिना एक शब्द कहे जड़ी बूटी को फेंक दिया और दूसरे टोकरे से मिट्टी जैसी सामग्री निकाल ली। इसके बाद अभिमन्यु ने उस दूसरी जड़ी बूटी का स्वाद चखा और उसे भी फेंक दिया। वो इस प्रक्रिया को तब तक दोहराता रहा जब तक उसे अंततः एक सही जड़ी बूटी नहीं मिल गई। अभिमन्यु हैरान लग रहा था, लेकिन खुश भी था। वो इस समय छेदों से भरी एक अंडे के आकार की पीली गेंद को पकड़े हुए था और उसकी अच्छे से छानबीन कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि यह काम जरूर करेगा। अभिमन्यु ने इस पीली गेंद को एक बार फिर देखा। उसने उसे डेस्क के दाहिनी ओर बड़े बीकर के अंदर रख दिया और सफेद लिक्विड से भरी कांच की एक छोटी बोतल पकड़ ली। उसने कुछ लिक्विड भरे बीकर में डाल दिया। लिक्विड डालते समय अभिमन्यु का चेहरा गंभीर था। उसकी आंखें नीली और चमकीली थीं। अभिमन्यु आसानी से अपनी जरूरत की सामग्री और राशि को माप सकता था। अभिमन्यु ने कांच की बोतल को ढक्कन से बंद कर दिया और नीचे रख दिया। वो मुड़ा और कमरे के कोने में एक छोटे काले लकड़ी के बक्से की ओर चल पड़ा। उस बक्से के अंदर हरे रंग का पाउडर भरा हुआ था। अभिमन्यु ने हरे पाउडर का थोड़ा सा स्कूप लिया और उसे बीकर में छिड़क दिया। उसके ऐसा करते ही तुरंत सफेद भाप निकलने लगे। हरे रंग का पाउडर सफेद लिक्विड के संपर्क में आने पर जमना शुरू हो गया था और नीले रंग की लौ से जलना भी शुरू हो गया था। आग ने पीली गेंद को गर्म कर दिया और उसमें से लगातार भाप निकलती रही। गेंद पर थोड़ा पानी डालने पर आग बिल्कुल भड़क जाती, लेकिन अभिमन्यु ने संयम रखा। पूरे कमरे में भाप भर जाने के बाद वो बड़ी मुश्किल से कुछ देख पा रहा था। अभिमन्यु ने अपनी उंगली को हवा में लहराया और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हुश हुश हैश 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 हुश। अभिमन्यु ने हवा में ऊर्जा कणों को नियंत्रित किया और अपने कमरे से भाप को बाहर निकालने के लिए एक जगह बनाई। अभिमन्यु आखिर देख सकता था कि बीकर में क्या बचा है। पीली गेंद अब पिघल चुकी थी। वो गेंद अब एक चिपचिपे लिक्विड की तरह दिख रही थी, जो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि पानी के साथ मिट्टी के ढेर को मिला दिया गया हो। पीले लिक्विड की सतह प्रकाश से चमक रही थी। अभिमन्यु उत्साहित लग रहा था और उसकी आंखें ये देखकर चमक रही थीं। इधर जीरो ने अपना काम बिना रुके जारी रखा। परिणामों का विस्तार। यदि आप ड्रैगन स्केल फ्लावर के विकल्प के रूप में हरे पानी का उपयोग करते हैं तो मुख्य सूत्र के आधे प्रभाव तक पहुंचने की संभावना 81.5% है। अभिमन्यु ने खुशी से सिर हिलाया। परिणाम पहले से काफी अच्छा था। हालांकि नाइट हनी कॉम नाम की यह गेंद बहुत महंगी थी, फिर भी ड्रैगन स्केल फ्लावर की तुलना में इसे प्राप्त करना बहुत आसान था। इससे पहले भी कई जादूगरों ने अपने शोध और प्रयोगों के लिए बेहिसाब तरीके से नाइट हनी कॉम का इस्तेमाल किया था, ताकि वो इसे आसानी से विशिष्ट। अभिमन्यु ने यहां तक तो सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन अब सामग्री निर्माण प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए उसे चिप की और ज्यादा जरूरत थी। नहीं तो उसके लिए तापमान और पानी की मात्रा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता। हर कदम सही ढंग से और तय समय अनुसार किया जाना था। चिप के बिना कोई साधारण जादूगर ग्रीन वाटर के फॉर्मूले को नहीं बना सकता था, इसलिए अभिमन्यु को फॉर्मूला छिपाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभिमन्यु ने सोचा कि यह फॉर्मूला उसके लिए बहुत काम आने वाला है। यह इस फॉर्मूले को हर जगह बांटेगा और अपना बिजनेस करेगा।
अभिमन्यु को मालूम था कि अगर वो इस प्रक्रिया को किसी को सिखाने की कोशिश करता भी है तो भी कोई भी इसे आसानी से समझ नहीं पाएगा। क्या अभिमन्यु कोई नया प्रयोग कर अपनी शक्ति बढ़ा पाएगा? क्या अभिमन्यु सामने आने वाली नई चुनौतियों का सामना कर पाएगा?